स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ऑपरेशन जीएस में। फ्रेंड्स, ये इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लेक्चर नंबर 2 मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ व प्रायद्वीपीय भारत इस लेक्चर के अंतर्गत हम कवर अप करेंगे। इसके पहले जो है लेक्चर नंबर 1 चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को अच्छे तरीके से कवर अप किए हैं। और लास्ट में जो है MCQ क्वेश्चन भी आप देखे होंगे, वो सभी एग्ज़ाम के ही ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उन सब को एक बेस्ट तरीके से कलेक्ट किया गया है उस डाटा को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीवियस लेक्चर का कुछ रिवीजन देखते हैं कि हम क्या क्या उसमें जो है 5 मिनट में कवर अप करने का प्रयास करेंगे। पूरे लेक्चर नंबर 1 पे एक ओवरव्यू देखते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 1 में हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को, जिसमें ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय और जो है कि शिवालिक रेंजेज को कवर किया गया था। और इन हिमालय के अंतर्गत जो उसकी सर्वोच्च हाईएस्ट पीक है उनको कवर किया गया। इन रेंजेज के अंतर्गत जो भी मैदानी भाग या समतल घास के मैदान हैं उन्हें भी कवर किया गया है। नदियों के प्रादेशिक विभाजन के द्वारा कैसे हिमालय को विभाजित किया गया है ये सब आप देख चुके हैं। जस्ट एक ओवरव्यू देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि उच्चावच के आधार पर 6 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का मैदानी भाग है, भारतीय मरुस्थल है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हम जो है कि ट्रांस हिमालय, यहाँ आप देख सकते हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है। ये 3 श्रेणियाँ जो है ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। उसके बाद से आप ये बृहत हिमालय या ग्रेटर हिमालय का देखते हैं, ये एक्सटेंशन है। यहाँ से जो है कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक विस्तृत है। और इसी का ही एक यहाँ पे अफोल्ड है जो कि सुलेमान और किर्थर श्रेणियाँ हैं, तथा जो है कि अराकान योमा म्यांमार में इसकी विस्तृत भाग है। ये ग्रेटर हिमालय के ही पार्ट हैं। ग्रेटर हिमालय के बाद से आपको लघु या मध्य हिमालय श्रेणी देखा है आपने, जिसके अंतर्गत पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणी है। उसके बाद से शिवालिक रेंजेज है। ये सब कवर किया गया है प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये पामीर ग्रंथि है, ग्रंथि वहाँ पे ग्रंथि या नॉट उसको बोला जाता है जब 2 या 2 से अधिक पर्वत श्रेणियाँ आकर एक जगह पे कहीं पे मिलती हैं तो उसे नॉट या ग्रंथि कहा जाता है। पामीर ग्रंथि, ये जो है कि पामीर ग्रंथि, इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है विश्व की छत किसे कहते हैं, तो पामीर ग्रंथि को या पामीर नॉट इसी को ही जो है विश्व की छत कहते हैं। ठीक है, पामीर का पठार ये पूरा विस्तृत भाग है, ये चाइना और जो है कि पाकिस्तान रेंजेज में और तिब्बत में ये फैले हैं। इसके यहाँ पे देखिए इधर से हिंदू कुश श्रेणी आती है जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए गुजरती है। ये पर्वत श्रेणी यहाँ पे टियानसिन और कुनलुन ये चाइना में जो है कि विस्तारित है। काराकोरम श्रेणी में यहाँ पे माउंट केटू जो है ये यूके में स्थित है, माउंट केटू। और ग्रेटर हिमालय के पास यहाँ पे जो है कि नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत यहाँ से लेके नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक जो है ग्रेटर हिमालय का एक्सटेंशन है। यहाँ पे आप लद्दाख श्रेणी के जो पूर्वी विस्तार है, ये कैलाश जो पर्वत है, कैलाश पर्वत, ये लद्दाख श्रेणी का ही पूर्वी हिस्सा है। और लद्दाख श्रेणी में ही कैलाश मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, जो कि लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है ये फ्लो होते हुए पाकिस्तान के रास्ते जो है अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सभी जो है प्रीवियस लेक्चर में कवर किए गए हैं। अगर हम मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय में 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। ये जैसा कि आपको पता होगा ये कंटिन्यूअस श्रेणी नहीं है। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी, ये जो है मध्य हिमालय के हिस्सा है, मध्य हिमालय का भाग है। पीर पंजाल के पास यहाँ पे जो है कश्मीर घाटी स्थित है और पीर पंजाल और धौलाधर दोनों के मध्य में कुल्लू घाटी स्थित है। ठीक है, यहाँ पे कांगड़ा घाटी है। नाग टिब्बा के अंतर्गत यहाँ पे जो है मसूरी घाटी है और महाभारत पर्वत श्रेणी में यहाँ पे काठमांडू घाटी है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इनको। ग्रेटर हिमालय के पीक के तो यहाँ आप देखें, अब नंगा पर्वत जो है ये पीओके में स्थित है और उत्तराखंड में ग्रेटर हिमालय की जो पीक है वो कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल, ये 3 मुख्य चोटियाँ हैं।
अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इस तरीके से चोटियों को दे दिया जाएगा और उन्हें पश्चिम से पूर्व की को क्रम से लगाना होता है। ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, कई बार पीसीएस के एग्जाम में और सभी स्टेट जो है एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे आप याद रखिएगा, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, डैम जैम करके एक ट्रिक बताया था। डी से यहाँ पे धौलागिरी हो जाएगा, ठीक है। ए से अन्नपूर्णा हो जाएगा, एम से मनसालू हो जाएगा, जी से गौरी शंकर हो जाएगा, ई से एवरेस्ट हो जाएगा और एम से मकालू हो जाएगा, ठीक है। और कंचनजंगा ये तिब्बत और जो है नेपाल में स्थित चोटी है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है और म्यांमार में ही ग्रेटर हिमालय की पीक जो है अराकान योमा ये विस्तारित है, ठीक है। सिडनी बुरार्ड ने नदियों के हिसाब से हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया था, जिसमें सिंधु तथा सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय विस्तरित है और सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय का विस्तार पाया जाता है। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय का विस्तार पाया जाता है। नेपाल हिमालय जो है 800 किलोमीटर, सबसे विस्तृत भाग जो है ये नेपाल हिमालय का है। और उसके बाद से जो है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। मध्य हिमालय की आप एक पॉइंट याद रखिएगा, मध्य हिमालय जो है सबसे चौड़ा जो है वो मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय की जो चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर है। 80 से 100 किलोमीटर चौड़ाई ये मध्य हिमालय की है, जबकि ग्रेटर हिमालय के सिर्फ 25 किलोमीटर है। और जो है कि शिवालिक रेंजेस का भी 15 से जो है 30 किलोमीटर इसकी जो है चौड़ाई है। तो सबसे चौड़ी जो पर्वत की जो श्रेणी है वो मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय है, ठीक है। मिडिल हिमालय आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस लेक्चर में इस तरीके से कवर किया गया, वहाँ पर पिछले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं विस्तृत रूप से। तो आइए इस लेक्चर के अंतर्गत हम इसके आगे से शुरू करते हैं और इसे कनेक्ट करते हैं। जो अब मध्य भारत में जो ही पर्वत के शिखर हैं उन्हें देखेंगे और दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में स्थित जो भी पर्वत की चोटियां हैं उन सबको कवर किया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जो है लेक्चर को। मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ, सेंट्रल अपलैंड देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम अरावली श्रेणी को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, ये अरावली श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। अरावली श्रेणी का जो विस्तार है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है अरावली रेंज, ठीक है। ये जो है राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना हिल पर स्थित है, वो अरावली रेंज का ही एक हिस्सा है, ठीक है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। इसे रेजिडुअल माउंटेन भी कहते हैं, ठीक है। रेजिडुअल या अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला है अरावली श्रेणी, ठीक है। इसकी लंबाई आप याद रखिएगा 800 किलोमीटर है और इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। दिल्ली के निकट इसे रायसीना की पहाड़ियों की संज्ञा दी गई है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसीना हिल्स पर ही स्थित है और ये अरावली श्रेणी का ही भाग है। अरावली श्रेणी का जो निर्माण है ये पूरा कैम्ब्रियन युग में 570 से लेके 600 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूरा कैम्ब्रियन युग में जो है अरावली श्रेणी का निर्माण हुआ है। और यहीं पे अगर हम ग्रेटर हिमालय की बात करें तो ओलिगोसीन युग में ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ है और मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन युग में हुआ है और शिवालिक रेंजेस का निर्माण जो है सेनोजोइक युग में हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्रम में लगाने के आ सकते हैं या मैचिंग में भी मिल सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, इन सबको याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, ठीक है। और गुरु शिखर जो है ये राजस्थान में स्थित है। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है और ये जो है राजस्थान में स्थित है और ये माउंट आबू की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी हाइट 1722 मीटर है, ठीक है। यहाँ से आपको मैं पिछले लेक्चर से भी कोरिलेट अगर करता हूँ, जैसा कि ग्रेटर हिमालय का जो एवरेज हाइट थी ग्रेटर हिमालय की वो 6000 मीटर थी। ग्रेटर हिमालय की एवरेज हाइट जो थी वो 6000 मीटर थी, जबकि मध्य हिमालय की एवरेज हाइट जो थी वो 3700 से लेकर 4500 मीटर तक थी, ठीक है। एवरेज हाइट है, ये औसत ऊंचाई है, ठीक है। ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक रेंज की जो ऊंचाई थी, एवरेज हाइट थी वो 900 से लेकर 1200 मीटर तक ये एवरेज हाइट थी, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। इसके पश्चिम की ओर माही एवं लूनी नदी तथा पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है, जो कि चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है।
ये हो गया अरावली रेंज। यहाँ पे इसके आप जो है पश्चिमी छोर पे माही नदी और लूनी नदी निकलती है, ठीक है। ये हो गई लूनी नदी और ये हो गई आपकी माही नदी, ठीक है। ये दो नदियाँ पश्चिमी छोर पे निकलती हैं अरावली श्रेणी से, और पूर्वी छोर पर यहाँ से निकलती है जो है बनास नदी, ठीक है। और बनास नदी यहाँ से जो है चंबल नदी आती है, तो चंबल नदी में आके बनास नदी मिल जाती है, ठीक है। ये रही आपकी बनास नदी, और ये जो जा रही है चंबल नदी है। तो चंबल की एकमात्र जो है ये मुख्य जो ट्रिब्यूटरी है, उत्तर की ओर से मिलने वाली एकमात्र मुख्य सहायक नदी है चंबल की, वो है बनास, ठीक है। और चंबल नदी आगे जाकर यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है चंबल नदी, ठीक है। और चंबल की ट्रिब्यूटरी है बनास नदी, जो कि अरावली श्रेणी के पूर्वी हिस्से से निकलती है, ठीक है। और पश्चिमी भाग में अरावली से दो नदियां निकलती हैं, लूनी और जो है माही नदी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह सिंधु व गंगा की सहायक नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। कौन? अरावली श्रेणी जो है सिंधु नदी और गंगा, इन दोनों की सहायक नदियों के बीच जल विभाजक का काम करती है। जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पे जो है कैलाश मानसरोवर रेंज है, यहाँ पे मानसरोवर लेक है, और मानसरोवर लेक से ही सिंधु नदी निकलती है, और सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती हुई आगे जो है अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो ये सिंधु नदी होगा। यहाँ उत्तराखंड में गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, और ये इस तरीके जाती है। तो गंगा और सिंधु नदी, इसकी जो सहायक नदी है सिंधु की, झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। इनके और जो है गंगा, इसकी सहायक नदी कौन कौन? यमुना नदी है, यहाँ पे चंबल आ गया, ये भी यमुना में जाके मिलती है, तो ये आगे जाकर गंगा मिलती है। तो इन सभी सहायक नदियों के बीच जल विभाजक का काम करती है कौन सी? अरावली श्रेणी। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अरावली श्रेणी किन दो नदियों के बीच में जल विभाजक का काम करती है? तो सिंधु और गंगा, इनकी जो सहायक नदियां हैं उनके बीच में जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। इतने पॉइंट आप याद रखिएगा अरावली रेंजेस से, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को देखते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो मध्य भारत में विंध्य पर्वत श्रृंखला एक बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में है। विंध्याचल श्रेणी का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में है, याद रखिएगा। ऐतिहासिक रूप से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का विभाजक माना जाता है, ठीक है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में विभाजक का कार्य करता है कौन सी? विंध्याचल रेंज है। ये जो है विंध्याचल रेंज है, और इसी का पूर्वी हिस्सा जो है ये भांडेर या भारनेर श्रेणी है, और कैमूर श्रेणी, ये भी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के ही भाग हैं, ठीक है। अत्यधिक अपर्दित होने के कारण यह छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में पाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे मैप में दिखाया, ये भारनेर और कैमूर, ये विंध्याचल का ही जो है पूर्वी हिस्सा है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में पहले इसके कुछ हिस्से को भारनेर या भांडेर, कहीं कहीं आपको ये भांडेर लिखा गया है, तो अब दोनों एक ही है, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। और कैमूर श्रेणी, ये जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, भारनेर और कैमूर, ठीक है। यहाँ जरूर मैप में थोड़ा सा इधर लग रहा होगा कि आपको, लेकिन वो इस तरीके से दिखाया गया ताकि। और पारसनाथ पहाड़ी की बात करें तो पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड राज्य में स्थित है, और ये विंध्य श्रेणी का ही भाग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पारसनाथ पहाड़ी जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड राज्य में स्थित है पारसनाथ पहाड़ी, और विंध्याचल पर्वत का ही एक एक्सटेंशन है। अगला पॉइंट देखते हैं आप, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में देखते हैं। यह एक ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है, जिसके उत्तर में नर्मदा नदी तथा दक्षिण में ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी का क्या मतलब है? जैसे कि ये एक माउंटेन रेंज हो गया, उसके बाद से ये एक माउंटेन रेंज हो गया, ठीक है। तो इसके मध्य, जब दो पहाड़ों के मध्य कोई नदी होकर फ्लो करती है तो उसे रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से होकर फ्लो होना कहा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो ये नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। यहाँ पे विंध्याचल रेंज है और ये सतपुड़ा रेंज है। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य जो है ये नर्मदा नदी फ्लो करती है, तो इसलिए ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और उसके बाद से यहाँ पे सतपुड़ा के बाद से आगे ये सतमाला है, सतमाला की पहाड़ियाँ, इसके मध्य ये ताप्ती नदी फ्लो होती है, ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती ये भ्रंश घाटी से होके बहती हैं ये नदियाँ, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अगला पॉइंट देखते हैं, सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी से प्रारंभ होकर, यहाँ पे देखिए ये जो है सतपुड़ा रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, इसका ये जो इसका विस्तार है ये राजपीपला से लेकर राजपीपला, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, ये सभी जो है ये सतपुड़ा रेंजेज सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। ठीक है, और ये गिरनार की जो पहाड़ी है ये गुजरात राज्य में स्थित है, और गुजरात में यहीं पर जो है मांडव की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। ठीक है, कौन सी पहाड़ी? मांडव पहाड़ियाँ, मांडव पहाड़ियाँ ये भी गुजरात में स्थित हैं, और गिर पहाड़ियाँ ये भी गुजरात में स्थित हैं, ये आप याद रखिएगा इन दोनों को। और राजपीपला, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल ये सभी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होकर पूर्व व उत्तर दिशा में आगे सतपुड़ा, महादेव, मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। यहाँ मैकाल रेंज है, और मैकाल रेंज के पास यहाँ पे जो है ये छोटा नागपुर पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार इधर है, और यहाँ पे देखिए ये मेघालय का पठार है, ये मेघालय का पठार है। अगले लेक्चर के अंतर्गत हम जितने भी भारत के अंदर जितने भी पठार हैं उन सबको कवर करेंगे, जैसे कि ये अरावली रेंज है और ये विंध्याचल रेंज है, इसके बीच जो है यहाँ पे मालवा का पठार है। ठीक है, ये मालवा का पठार है। उसके बाद बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड के बाद यहाँ पे बघेलखंड का पठार है। तो ये सभी बहुत से पठार हैं जिनको 1 by 1 और उनके किस लावा से या कैसे किस रॉक से मिलकर बना है, इन सबको डिस्कस किया जाएगा। अगले लेक्चर में हम जो है भारत में स्थित पठार को कवर करेंगे, जहाँ पे ये मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और ये मेघालय का पठार, इसमें भी पर्वत जो चोटियाँ हैं, गारो, खासी, जयंती चोटियाँ हैं, उन सबको कवर किया जाएगा। और ये छोटा नागपुर पठार हो गया, इन सबको अगले लेक्चर में, पठार वाले लेक्चर में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये सतपुड़ा का सतपुड़ा में अगला पॉइंट देखते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और धूपगढ़ ये जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे आप देखिए ये सतपुड़ा रेंज है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये धूपगढ़ है, और ये महादेव पर्वत, यहाँ पे देख सकते हैं ये महादेव पर्वत श्रृंखला है, ये सतपुड़ा का ही जो है भाग है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ये महादेव पहाड़ी पर स्थित है, और ये सतपुड़ा का भाग है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर और सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अमरकंटक। ठीक है, पहली सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा की वो धूपगढ़ है, वो महादेव पहाड़ी पर स्थित है और मध्य प्रदेश में स्थित है। और दूसरी जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है वो मैकाल पर्वत श्रेणी पर है, और वो जो है अमरकंटक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है, जबकि अमरकंटक की ऊंचाई जो है 1036 मीटर है। अमरकंटक से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है अमरकंटक से 3-4 नदियाँ निकलती हैं। एक तो इधर नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, नर्मदा नदी, और इधर पूर्वी साइड में यहाँ से सोन नदी निकलती है, सोन नदी उधर निकलती है, नर्मदा नदी इधर निकलती है। उसके बाद महानदी यहाँ से इसी के एक्सटेंशन में निकलती है, महानदी। ठीक है, महानदी, और इधर निकलती है एक और नदी, इंद्रावती नदी। इतनी सारी ये जो चारों नदियां ये अमरकंटक प्लेटू से, अमरकंटक जो चोटी है यहीं से निकलती है, और अमरकंटक जो चोटी है ये मैकाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो कि महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है, और ये सतपुड़ा का भाग है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे कि अरावली का जो है गुरु शिखर है वो राजस्थान राज्य में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अब जो हम पश्चिमी घाट का बात करते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में हम देखते हैं कि यह हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया जो है ग्रेटर हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। 6000 मीटर औसत ऊंचाई है बृहत हिमालय या ग्रेटर हिमालय का। ठीक है, उसी तरीके से पश्चिमी घाट ये जो है हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। ठीक है, और ये जो है उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट का विस्तार यहाँ जो है ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक, या फिर यहाँ देखिए ये कन्याकुमारी है सबसे लास्ट पॉइंट। ठीक है,
कन्याकुमारी से लेकर ताप्ती नदी के बीच में ये जो हिस्सा है ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये 1600 किलोमीटर जो है इसकी पूरी लेंथ है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 1200 मीटर है पश्चिमी घाट का, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सह्याद्री पर्वत जो चोटी है या सह्याद्री किसे कहते हैं। ऑप्शन में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, इस तरीके से जाएगा। तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री पर्वत को दो भागों में विभाजित करती है। पहला भाग उत्तरी सह्याद्री है और दूसरा जो भाग है इसका वो दक्षिणी सह्याद्री है, ठीक है। तो ये दोनों भाग हैं किसके, सह्याद्री के भाग हैं, ठीक है। दो पार्ट में है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। इन दोनों को जो विभाजित करने वाली लाइन है, जो रेखा है, वो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। जैसा कि आपको पता है पूरे भारत का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से एक्सटेंशन है और यहाँ पे 37 डिग्री तक है, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट तकरीबन कुछ अप्रॉक्स है। इतने के बीच जो है ये भारत का इधर से जो है कि दक्षिण से लेके उत्तर तक विस्तार है। इसके मध्य जो लाइन है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यह सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, उत्तरी सह्याद्री के अंतर्गत इसका विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। ये दो पॉइंट याद रखिएगा। उत्तरी सह्याद्री का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में, दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। और उत्तरी सह्याद्री, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी सह्याद्री की, उसका नाम है कालसुबाई, ठीक है। 1646 मीटर इसकी हाइट है। यहाँ आप देख सकते हैं मैप में, ये है कालसुबाई, 1686 मीटर इसकी हाइट है। ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसुबाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है, वो है कालसुबाई। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर है। यहाँ पर आप देखिए ये है महाबलेश्वर, ठीक है। तो ये उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर से ही कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महाबलेश्वर की जो हाइट है वो 1438 मीटर है, जबकि कालसुबाई जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है उसकी हाइट 1646 मीटर है। और महाबलेश्वर चोटी से ही कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और दूसरा पॉइंट, दक्षिणी सह्याद्री की अगर हम बात करते हैं तो इसका विस्तार कर्नाटक राज्य में है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, ठीक है। 1894 मीटर इसकी हाइट है कुद्रेमुख की और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी की। अगला पॉइंट देखते हैं, कुद्रेमुख, ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। पूरा दक्षिणी सह्याद्री ही कर्नाटक राज्य में है, इसलिए इसकी सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, ये भी कर्नाटक में है। ये मैग्नाइट लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी है, ठीक है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी है। ये दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, इसकी हाइट 1714 मीटर है। और ब्रह्मगिरी जो है कर्नाटक में है। इसी पर्वत से कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। जो दूसरी दक्षिणी सह्याद्री की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी है, यहाँ से कावेरी नदी निकलती है। और उत्तरी सह्याद्री की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है महाबलेश्वर और यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। ये दो पॉइंट याद रखिएगा, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है और जो है कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, बाबा बुदनगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। ये कर्नाटक राज्य में है बाबा बुदनगिरी पहाड़ी, ठीक है। और ये दक्षिणी सह्याद्री का भाग है और ये जो है काफ़ी उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। काफ़ी के उत्पादन के लिए, और काफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, कर्नाटक राज्य में ही होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अब हम बात करते हैं नीलगिरी पर्वत की, ठीक है। नीलगिरी पर्वत की अगर बात करें तो नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है या नॉट है,
पर्वत ग्रंथि किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पर्वत चोटियां आकर किसी एक जगह पर मिलती हैं तो उसे हम पर्वत ग्रंथि या नॉट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चोटी आकर मिलती है किसे एक पर्वत ग्रंथि कहते हैं? यहाँ पे जो है नीलगिरी पे ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं नीलगिरी पर्वत पे ही, जैसा कि आपने पिछले जो है मैप में देखा था, एक तरफ से पश्चिमी घाट आ रहा था, दूसरी तरफ से पूर्वी घाट, और दोनों के जो जंक्शन पॉइंट था वहां पे नीलगिरी पर्वत चोटी थी। ठीक है, और नीलगिरी के जो है दक्षिणी भाग में अनाईमुडी पर्वत है, ये भी एक तरीके से नीलगिरी पर्वत से ही जुड़ा इसका सिरा एक हिस्सा है। ठीक है, अनाईमुडी है, उसके बाद से इधर आपका इलायची पहाड़ी आ जाती है, ये सभी एक तरीके से ज्वाइंट के रूप में ही है, इसलिए इसे भी एक पर्वत ग्रंथि या नॉट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ये रहा आपका नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा या कहीं पे डोडा बेटा भी ऐसे लिखा रहता है, डोडा बेटा। तो ये कंफ्यूज नहीं होगा, दोनों चीज़ें एक ही तरीके से, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई वो नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। इन पहाड़ियों का विस्तार 3 राज्य में है। किसका? नीलगिरी जो पर्वत है इसका विस्तार 3 राज्यों में है। किसमें? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। एक बार एग्जाम में एक तरीके से पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा विस्तार जो है तमिलनाडु नीलगिरी पर्वत का वो किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा विस्तार है, उसके बाद से केरल राज्य में, फिर कर्नाटक राज्य में। ठीक है, ये एक तरीके से क्रम है यहाँ पे दिखाया गया है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये कर्नाटक का हिस्सा हो गया। ठीक है, कर्नाटक का हिस्सा ये सब है, उसके बाद से ये जो है पूरा तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है, और इधर जो है ये केरल राज्य का हिस्सा है। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु राज्य में है नीलगिरी पर्वत, और उसके बाद से केरल में, फिर कर्नाटक में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा, और वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी या उदगमंडलम। ठीक है, ऊटी जो है ये नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है ऊटी। ठीक है, ये ऊटी की लोकेशन एक तरीके से आप जो है देखिए, ऊटी है और ये तमिलनाडु राज्य में है, और ये नीलगिरी पर्वत चोटी में स्थित है। एक तरीके से ये पर्यटक स्थल, हिल स्टेशन है ऊटी। ठीक है, घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ऊटी यहाँ पे, और ये जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। यहाँ पे जो है ये पूरा लोकेशन, ये जो है ये एक तरीके की ये जनजाति है, टोडा जनजाति, ये नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टोडा जनजाति किस पर्वत चोटी पर पाई जाती है? तो नीलगिरी पर्वत चोटी पर पाई जाने वाली जनजाति टोडा जनजाति है। ठीक है, और ये तमिलनाडु राज्य की एक तरीके से जनजाति है। नीलगिरी पहाड़ियों पर कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी पहाड़ियों पर कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। बाबा बुदनगिरी पहाड़ी भी जो है कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी से दक्षिण में पालघाट दर्रा। ठीक है, पालघाट दर्रा नीलगिरी से दक्षिण में तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। ये जो है केरल हो गया और ये तमिलनाडु हो गया, इन दोनों का जो है जोड़ा जो ज्वाइंट पॉइंट है ये पालघाट दर्रा है। ठीक है, कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा। पालघाट और भोरघाट 2 दर्रे हैं जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, याद रखिएगा इसे। पालघाट, थालघाट और भोरघाट। थालघाट और भोरघाट ये 2 दर्रे ये महाराष्ट्र राज्य में हैं, और जो पालघाट दर्रा है ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 3 अगले लेक्चर में जो दर्रे जब कवर किया जाएंगे वहां पे डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस पर्वत ग्रंथि का निर्माण उत्तर से अनाईमलाई पहाड़ियों, उत्तर पूर्व से पालनी पहाड़ियों और दक्षिण में इलायची या कार्डमम हिल्स। कार्डमम का हिंदी होता है इलायची। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इलायची का ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा ये जो है अनाईमलाई पहाड़ी है। ठीक है, अनाईमलाई पहाड़ी, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमलाई की वो है अनाईमुडी। ये है अनाईमुडी। ठीक है, और अनाईमुडी जो है ये पूरे दक्षिण भारत या फिर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। ठीक है,
और यहाँ पे ये है पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये है कोडई कनाल। ठीक है, ये तमिलनाडु राज्य में है और ये पालनी पहाड़ी भी तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, और ये सबसे दक्षिण में जो स्थित पहाड़ी है ये है इलायची पहाड़ी या कार्डमम हिल। इसकी जो इलायची पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है अगस्तमलाई और एक तरीके से ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये इलायची पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और इलायची पहाड़ी के दक्षिण में नागरकोइल पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सबसे दक्षिणी जो पर्वत चोटी है वो इलायची पहाड़ी या कार्डमम हिल है। ये क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो वही यही पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। ये नीलगिरी के बाद से जो अनाई मलाई है और ये जो अनाई मुडी पर्वत चोटी है इसी के बारे में यहाँ पे है। इस पर्वत ग्रंथि का निर्माण उत्तर से अनाई मलाई पहाड़ी, ठीक है, ये हो गई अनाई मलाई पहाड़ी, और उत्तर पूर्व से ये जो है पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी और दक्षिण में इलायची पहाड़ी, ये तीनों एक तरीके से ज्वाइंट के रूप में जहाँ के मूर्ति हैं यहाँ पे अनाई मुडी के पास इसका ज्वाइंट है। ठीक है, इलायची पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। ये जो इलायची पहाड़ी है ये जो है इलायची पहाड़ी ये केरल और तमिलनाडु दोनों राज्य की सीमा पर स्थित है, जबकि पालनी पहाड़ी ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इलायची पहाड़ी ये केरल और तमिलनाडु दोनों की सीमा पर स्थित है और इसके दक्षिण में नागरकोइल की पहाड़ियाँ हैं। ये रही नागरकोइल की पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अनाई मलाई पर्वत की सर्वोच्च शिखर अनाई मुडी है। ये रहा अनाई मुडी, इसकी हाइट कितनी है 2695 मीटर, 2695 मीटर है और ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है। अनाई मुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है और ये अनाई मलाई पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है ये दोदा बेटा, इसकी हाइट देखिए ये 2637 मीटर है, जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी इसकी हाइट 2695 मीटर है। ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है और ये अनाई मुडी जो है ये अनामलाई पहाड़ी पर स्थित है और ये नीलगिरी के दक्षिणी भाग में है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है पूर्वी घाट की बात करते हैं। पूर्वी घाट की अगर हम बात करें तो इसका महानदी के दक्षिण से, ठीक है, यहाँ पे ये जो है महानदी आती है। ठीक है, तो महानदी के दक्षिण दिशा की ओर 1300 किलोमीटर लंबाई में नीलगिरी पहाड़ियों तक, यहाँ पे महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक 1300 किलोमीटर की लंबाई में नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों तक ये पूर्वी घाट का विस्तार पाया जाता है। कितने 1300 किलोमीटर की लंबाई में पूर्वी घाट का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ये पहाड़ियाँ अत्यधिक अपर्दित होने के कारण छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में पाई जाती हैं। जो पूर्वी घाट है ये बहुत ज़्यादा ही अपर्दित है, क्योंकि यहाँ पे ये मान लीजिए इधर पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, और ये इधर पूर्वी घाट इसकी जो चोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर में बताता हूँ। ये जो है मान लीजिए कि पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, और ये पूर्वी घाट हो गया। तो यहाँ से जो पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती हैं उनकी ढलान ऑटोमेटिकली इस तरह होती है कि पश्चिमी घाट से वो पूर्वी घाट की तरफ जाती हैं। ठीक है, इसलिए ये जो पूर्वी घाट है ये बहुत ज़्यादा अपर्दित हो गया है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे कि यहाँ पे महानदी हो गया, फिर यहाँ इधर आती है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तो ये सभी नदियाँ आती रहती हैं। इसलिए ये पूर्वी घाट जो है बहुत ज़्यादा अपर्दित हो गया है और इसकी ढाल इस तरीके से जो पश्चिमी घाट है ये ज़्यादा ऊँचा है कंपैरिजन टू पूर्वी घाट। इसलिए पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती हैं वो इस तरह स्लोप के माध्यम से पूर्वी घाट होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा पूर्वी घाट जो है ज़्यादा अपर्दित हो गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। पूर्वी घाट में इस पर्वतीय भाग की जो औसत ऊंचाई है 615 मीटर है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 615 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। ठीक है, तो ये 615 लगभग इसके डबल है। ठीक है, तो यहीं से भी आप देख सकते हैं कि पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है जो है कि कंपैरिजन टू पूर्वी घाट। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो पश्चिमी घाट की जो पूर्वी घाट है इसकी चौड़ाई की बात करें तो उत्तर में मतलब इधर जो है ये 190 किलोमीटर, मतलब इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। इधर 190 किलोमीटर चौड़ाई है, जबकि दक्षिणी भाग में इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो सिर्फ 75 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है,
ये जो है इसकी चौड़ाई है यहाँ पे 75 किलोमीटर, और यहाँ पे जो है ज़्यादा चौड़ाई है, उत्तर में इसकी चौड़ाई 190 है और जो है दक्षिण में 75 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। पूर्वी घाट की जो उच्चतम चोटी है वो विशाखापट्टनम या अरामाकोंडा है। हालांकि ये अरामाकोंडा है, और अरामाकोंडा जो है ये विशाखापट्टनम शहर में स्थित है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसलिए कहीं कहीं पे दिया रहता है कि पूर्वी घाट की जो उच्चतम चोटी है वो विशाखापट्टनम है। मेनली आपको अरामाकोंडा मिलेगा, और ये अरामाकोंडा जो है ये मधुकोंडा के पास, ये जो मधुकोंडा ये पहाड़ी दिख रही है, इसी के पास जो है आंध्र प्रदेश में अरामाकोंडा है, और यही पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कहीं कहीं पे एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, और वहाँ पे आपको ऑप्शन में अरामाकोंडा नहीं मिलेगा, वहाँ पे महेंद्रगिरी अगर लिखा है तो उसे आप टिक कर सकते हैं, अगर अरामाकोंडा ऑप्शन में नहीं दिया गया है तब, ठीक है। क्योंकि पूर्वी घाट की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये उड़ीसा राज्य में है, ठीक है, महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी जो है ये मलयगिरी पहाड़ी का हिस्सा है, ठीक है। ये मलयगिरी पहाड़ी आपको दिख रही है, ये पूरा उड़ीसा राज्य है। यहाँ पे ये जो मलयगिरी है इसी के पास ये एक पिक है, ये है जो है कि महेंद्रगिरी, ठीक है। और अरामाकोंडा ये मधुकोंडा का है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पहले अगर आपको ऑप्शन में अरामाकोंडा या विशाखापट्टनम चोटी मिलती है तो ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसकी जो हाइट है ये 1680 मीटर है, और अगर ये अरामाकोंडा ऑप्शन में नहीं दिया है तो महेंद्रगिरी दिया होगा, तो ये सही होगा। 1501 मीटर ये दूसरी जो है ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की, और ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। गोदावरी नदी के बाद पूर्वी घाट स्पष्ट रूप से आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में जो है लगातार श्रेणी के रूप में मिलती है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये गोदावरी नदी है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के पास, यहाँ इसके इधर जो है थोड़ी सी कंटिन्यूअस है ये श्रेणी। इसका कहने का मतलब यहाँ पे देखिए नल्ला मलाई पहाड़ी कहते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में ये देखिए नल्ला मल्ला पहाड़ी है, ये हो गई नल्ला मल्ला। ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम में कि नल्ला मल्ला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, या फिर पूछ दिया कि पालकोंडा जो पर्वत श्रेणी है पूर्वी घाट का ये किस राज्य में है, तो ये सभी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी है, एक तो ये देखिए मधुकोंडा है, नल्ला मलाई है, वेलिकोंडा है, पालकोंडा है, ये सभी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और तमिलनाडु राज्य में जवादी, सेवराय और पंचमलाई, ये सभी, ये जो 3 चोटियां हैं, जो 3 मुख्य चोटियां हैं, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, ठीक है। और उड़ीसा में अगर पूछा जाए तो गढ़जात पहाड़ियाँ पूछा जाता है एग्जाम में कि गढ़जात पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। गढ़जात पहाड़ियाँ हो गई, उदयगिरी पहाड़ी हो गई, मलयगिरी पहाड़ी हो गई, ये सभी जो है कि उड़ीसा राज्य में स्थित हैं, ठीक है। और महेंद्रगिरी भी जो चोटी है ये भी उड़ीसा राज्य में ही स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये जो अरामाकोंडा है, कहीं कहीं पे अरामाकोंडा ना देके यहाँ पे जो है आपको जिंगागाड़ा चोटी दिया रहता है, ठीक है। अगर अरामाकोंडा नहीं दिया है, यहाँ जिंगागाड़ा दिया है, तो ये अरामाकोंडा के पास ही जिंगागाड़ा चोटी भी स्थित है। ये भी पूर्वी घाट की कभी कभी क्वेश्चन में जो है ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिंगागाड़ा। अक्सर आपको अरामाकोंडा मिलेगा, अरामाकोंडा नहीं, अगर जिंगागाड़ा दिया है तो जिंगागाड़ा टिक लगाइएगा। अगर जिंगागाड़ा और अरामाकोंडा दोनों नहीं है और विशाखापट्टनम ये कोई ऑप्शन में नहीं है तो फिर महेंद्रगिरी ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो ये सबसे ऊंची चोटी होगी, याद रखिएगा। जिंगागाड़ा इसी अरामाकोंडा चोटी के पास ही स्थित है, उसकी भी हाइट तकरीबन 1690 मीटर या इसी के अप्रॉक्स है जिंगागाड़ा चोटी, ठीक है, याद रखिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। तमिलनाडु राज्य में जो पूर्वी घाट की जो चोटियां हैं वो हैं जवादी, सेवराय और पंचमलाई। जवादी, सेवराय, पंचमलाई ये पूर्वी घाट की चोटियां हैं और तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जवादी, सेवराय, पंचमलाई, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। कावेरी नदी पूर्वी घाट को काटकर होजेकल नामक जलप्रपात बनाती है। यहाँ पे जो है कावेरी नदी मान लीजिए यहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे एक जलप्रपात बनाती है, उसे होजेकल जलप्रपात कहा जाता है। ये पूर्वी घाट को काटकर ये जलप्रपात बनाती है होजेकल, कौन, कावेरी नदी। आगे देखते हैं। अब जो है कि एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, जितना भी आप जो है जो भी टॉपिक कवर किए हैं उसके अंतर्गत से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है वो है अरावली श्रेणी, ठीक है।
इसे जो है रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं या अपशिष्ट पर्वत कहते हैं और ये सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणी यहाँ पे देखिए इसका विस्तार राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्य में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान दिया है तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है? तो अरावली श्रेणी की जो अनुमानित आयु है वो 570 मिलियन से लेकर 600 मिलियन लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 570 मिलियन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन अपशिष्ट या रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है? ठीक है, तो अरावली श्रेणी ही रेजिडुअल माउंटेन या अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ठीक है, 2695 ये मीटर, इतने मीटर जो है ये अनाईमुडी, ये सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की और ये अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अनाईमलाई या अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। और दोदा बेटा जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। इसकी हाइट जो है ये 2634 या 35 मीटर तकरीबन इसकी हाइट है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणियां स्थित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको ये मान लीजिए कि सबसे पहले विंध्य श्रेणी मिलती है। ठीक है, सबसे पहले विंध्य श्रेणी मिलती है, उसके बाद से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मिलती है। तो विंध्य और सतपुड़ा के मध्य से नर्मदा नदी फ्लो होती है। ठीक है, और उसके बाद से सतपुड़ा के इधर जो है सतमाला पर्वत श्रेणियां हैं महाराष्ट्र राज्य में, तो सतपुड़ा और सतमाला के मध्य ताप्ती नदी फ्लो करती है। तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है, वह यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। तो ये सतपुड़ा श्रेणियां हैं जो इन दोनों के मध्य स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, डोडा बेटा चोटी स्थित है? तो डोडा बेटा चोटी जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है डोडा बेटा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ठीक है, अरावली ये आपको पता होगा, ये राजस्थान और उसके बाद से राजस्थान के बाद से हरियाणा, दिल्ली इन राज्यों में फैला हुआ है। सतपुड़ा ये भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार इन राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, अजंता जो श्रेणी है यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में है। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अजंता। ठीक है, जबकि सह्याद्री ये पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री चोटी कहते हैं। ये उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, खैर ये तो जो है कि आपके महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक इन सभी राज्यों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? याद रखिएगा, यहाँ देखना कौन सही नहीं है। लिखा है कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी पर अनाईमुडी चोटी ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 या 94 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, ये तो सही हो गया। अगला पॉइंट, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है। तो सतपुड़ा जो चोटी है इसके जो है दक्षिण में ये ताप्ती नदी है और इसके उत्तर में नर्मदा नदी है, तो ये भी पॉइंट सही है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं क्योंकि नर्मदा और ताप्ती ये दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर फ्लो होती हैं, इसलिए ये रिफ्ट घाटियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी पॉइंट सही है। लेकिन ये जो पहला पॉइंट दिया गया है, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई है, जैसे कि ये हो गया पश्चिमी घाट को जैसा कि 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है ये दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, एक उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री ये दो भागों में विभाजित करती है। और ये जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो मान लीजिए यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है और नीलगिरी के अनाईमुडी चोटी है। ठीक है, तो ये इसके दक्षिणी भाग में ही स्थित है, जबकि यहाँ पे कह रहा है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है, इसलिए ये गलत है और यही ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सही नहीं है। ये बोल रहा है कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई है, जबकि पश्चिमी घाट दक्षिणी जो क्षेत्र है यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं?
ठीक है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री और कर्नाटक में दक्षिणी सह्याद्री। अगला पॉइंट देखते हैं, कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं। तो कार्डमम पहाड़ी ये जो है केरल व तमिलनाडु की जो है सीमाओं पर स्थित है, कार्डमम या इलायची पहाड़ियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। भारत की अगर दक्षिणतम पर्वत श्रेणी की बात करें तो वो है कार्डमम या इलायची पहाड़ियां। ठीक है, कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी ये जो है भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट देखते हैं, सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं। तो सेवराय, जवैदी ये सभी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। ये है बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ, सतमाला पहाड़ियाँ। यहाँ पे ये जो है मांडव पहाड़ियाँ ये गुजरात राज्य में स्थित है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है, जबकि बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला श्रेणी ये सभी महाराष्ट्र राज्य में है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मांडव पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। गढ़जात पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये पूर्वी घाट का हिस्सा है गढ़जात पहाड़ियाँ, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। मांडव पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र दिया है, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं, इसलिए यही सही सुमेलित नहीं है। नलामलाई पहाड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही। सेवराय पहाड़ियाँ, जवदी पहाड़ियाँ ये सभी तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है, न कि महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र में कौन कौन सी चोटी है, बालाघाट श्रेणी है, हरिश्चंद्र श्रेणी है, सतमाला श्रेणी है, ये सब महाराष्ट्र राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं। तो महादेव जो पहाड़ियाँ हैं ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, उसके बाद से छोटा नागपुर पठार आ जाता है, तो ये सभी महादेव पहाड़ी ये सभी सतपुड़ा श्रेणी की का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ ये सतपुड़ा की चोटी है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज में स्थित है धूपगढ़ चोटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पारसनाथ पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो पारसनाथ पहाड़ियाँ की बात करें तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ियाँ विंध्य श्रेणी का भाग है, पारसनाथ पहाड़ी, और ये झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, पारस पहाड़ी भी झारखंड। एक और पहाड़ी है राजमहल पहाड़ियाँ। राजमहल पहाड़ियाँ ये भी जो है झारखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कोडई कोनाल किस पहाड़ी में स्थित है। कोडई कोनाल ये जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और ये पालनी पहाड़ी में स्थित है। कोडई कोनाल पालनी पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है कोडई कोनाल। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में सही क्रम है। तो मध्य भारत के में ये जो पहाड़ियों का क्रम यहाँ पे मैच करना आपको कौन कौन सी किस क्रम में है। तो ये देखिए सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। यहाँ पे दिया है मैकाल, सतपुड़ा, तो सतपुड़ा के बाद आता है मैकाल, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे महादेव, मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, तो ये भी गलत हो गया। सतपुड़ा के बाद महादेव, उसके बाद मैकाल आता है, फिर छोटा नागपुर पठार आता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ये भी सही हो गया, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो कन्याकुमारी सबसे लास्ट में है, यहाँ पे है कन्याकुमारी, और सबसे दक्षिणतम जो पहाड़ी है वो क्या है, कार्डमम हिल है, इसलिए कार्डमम पहाड़ियाँ ये कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। ठीक है, कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। अब ये जो गिरनार की पहाड़ियाँ हैं ये गुजरात राज्य में है। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में है, और यहाँ पे चाय बागान नहीं पाया जाता है। दार्जिलिंग ये जो पहाड़ियाँ हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ठीक है, और ये कानन देवन जो है ये केरल राज्य में स्थित पहाड़ी है। इडुक्की जिला है, इडुक्की जिला या इडुक्की डैम जो है बना है उसी के पास में ये कानन देवन है, और ये केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पर भी चाय बागान पाया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ गिरनार है ये जो है कि गुजरात में, यहाँ पे चाय बागान नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है। तो गुरु शिखर ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, और ये राजस्थान राज्य में पाई जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश
भी कहते हैं, इनका मंदिर स्थित है। तो भगवान वेंकटेश और दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, इनकी जो मंदिर है ये तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तिरुमाला पहाड़ी की बात करें तो ये तिरुमाला पहाड़ी ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुमला पहाड़ी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे चामुंडी पहाड़ी की बात करें, नंदी पहाड़ी की बात करें या बिलीगिरी पहाड़ी की बात करें, ये सभी कर्नाटक राज्य में स्थित है। बिलीगिरी यहाँ पे कर्नाटक में भी है, नंदी पहाड़ी ये भी कर्नाटक में है, चामुंडी पहाड़ी ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, और बिलीगिरी जो पहाड़ी है यहाँ पे बिलीगिरी रंगा स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य भी पाया जाता है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। सूची 1 में भारत के राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी दी गई है। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। ठीक है, ये नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है और डोडा बेटा है। तो ए का 4 यहाँ पे भी है और ए का 4 यहाँ पर भी है। दूसरा राजस्थान ये अरावली श्रेणी में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, तो बी का 3 हो जाएगा। तो बी का 3 यहाँ पर दिया है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती है। ठीक है, तो सी का 2 हो जाएगा, ये सही है। फिर मध्य प्रदेश, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला ये जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है पठारों का बनाएंगे, भारत का पठार। ठीक है, तो जितने भी पठार भारत में स्थित हैं उनको मैप के द्वारा और एक एनालिटिकल पूरा डाटा से आपको बताया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वेट कीजिए अगले लेक्चर का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।